अरे भाई नहीं लाएंगे 70 में 70 तो क्या लाएंगे जी, मेहनत करेंगे और लाएंगे तो जरूर। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस टॉपर फिजिक्स यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैं पूरा सीरीज का बना दिया हूं फाइल, अब जाके चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करिए। और अभी हम फिलहाल चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 लाए हैं, कल इसका पार्ट 2 आएगा। अच्छा, पुराने वाले बच्चों को एक इंफॉर्मेशन दूं कि चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने खत्म कर लिया, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया, क्योंकि जानते हैं क्लास रेडी करते करते ना, ये स्लाइड रेडी करते करते बहुत टाइम हो गया था और आप लोगों का क्लास भी डालना है जल्दी से, इसलिए मैं सोचा कि चलो पहले चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव करवा देता हूं, उसके बाद सब्जेक्टिव 3 और 4 का एक ही साथ करवा दूंगा, मतलब एक क्लास में 3 और अगले क्लास में 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो नया वाला एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करिएगा, पुराना वाला नीचे वाला ये इसको इंस्टॉल मत करिएगा प्ले स्टोर से, नया वाला, उसी में आप लोग को क्वेश्चंस वगैरह, ये नोट्स वगैरह मिलता है। ओके, और टॉपर फिजिक्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्लास कर लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ले लीजिए, क्लास कर लीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, देख रहे हैं, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज। तो देखिए, तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसे सर्कुलर कॉइल होता है और इसमें करंट बहता है, तो आपको पता होगा कि इधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, यानी चुंबकीय बल रेखा निकलेगा, इधर घुसेगा, और ऐसे करके इधर घुसते घुसते जो केंद्र है ना मेरे बच्चों, इस पे बिल्कुल लंबवत हो जाता है। यानी कि अगर वृत्ताकार कुंडली है, या इंग्लिश में बोले तो सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का जो सतह है उस पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए हमारे पास ये, एग्जांपल के लिए मान के चलिए हमारे पास ये, ठीक है, और ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, तो ये सर्कुलर कॉइल, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि देखिए करंट बहेगा कॉइल में, वृत्तीय कुंडली में, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा केंद्र पर लंबवत होती है, सतह पर लंबवत। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर 1 का हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों बी। देख लीजिए, कुंडली के समतल के लंबवत होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए। किसी धारा अल्पांश के कारण, यानी धारा का हमारा छोटा सा अल्पांश है, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एकदम टुकड़ा, ठीक है, तो उससे और दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी कहने का मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, काफी छोटा सा टुकड़ा। तो मेरे बच्चों किनको किनको याद है कि अगर किसी तार में करंट बहाएंगे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस करंट के काफी छोटे से टुकड़े, ना के बराबर टुकड़ा, ये देखिए, तो इस करंट के ना के बराबर टुकड़ा के कारण अगर और दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहेगा थीटा एंगल पे, तो जो इस छोटे से टुकड़े के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मेरे बच्चों, चलिए उसका नाम मैं डीवी दे देता हूं, ठीक है, छोटा सा। तो ये आपको पता होगा कि आप बायो सेवर्ट्स लॉ में पढ़े होंगे कि छोटा सा लेंथ के कारण जो मिलेगा वो होता है √4 पाई, पढ़े होंगे ना, ठीक है मेरे बच्चों। और आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर नहीं पढ़े बायो सेवर्ट्स का नियम मेरे बच्चों, तो नए वाले एमिंग हाई ऐप में हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया, उससे पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, यानी 2 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा, काफी छोटा सा टुकड़ा के कारण पूछ रहा है। अगर भाई लंबा और बड़ा तार पूछता तो नीचे में आर आता है, आर स्क्वायर नहीं, लेकिन काफी छोटे से टुकड़ा के कारण आर स्क्वायर होता है, और इसी को बायो सेवर्ट्स का नियम पूछते हैं जो एग्जाम में आता है। कह रहा है कि गॉस और टेस्ला दोनों चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे बच्चों, देख लीजिए कि एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, 10⁴ गॉस, याद रखिएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है अलग अलग, कोई ऐसा यूनिट है तो कोई अलग यूनिट है, तो उसका आंसर 10⁴। अगला क्वेश्चन, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश गति दी जाती है, यानी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र, उसी के डायरेक्शन में किसी चार्ज को गति दिया जाता है, यानी v वेलोसिटी से फेंका जाता है। तो कह रहा है कि इस पर बल यानी कि फोर्स कितने का लगेगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग फेंकेंगे तो चार्ज को। तो आपने पढ़ा होगा कि जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, और यहां पे मेरे बच्चों थीटा होगा 0 डिग्री ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, वेलोसिटी भी आगे, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0 के कारण मेरे बच्चों फोर्स हमारा यहां कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी इसका सही आंसर हमारा डी होगा 4 का। देख रहे हो बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पढ़िए। 5 में क्या कह रहा है, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि जब कोई चार्ज
कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो क्या उत्पन्न करता है। तो मेरे बच्चों ये चीज हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है। तो और मैंने कहा था कि अगर कोई चार्ज रुका हुआ रहेगा तो याद रखिएगा कि सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र हिंदी में, ठीक। लेकिन जब ये एक समान वेलोसिटी से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिलाकर एक साथ हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, तरंग कब उत्पन्न करता है तो जब कोई चार्ज त्वरित होता है, एक्सीलरेटेड होता है तब। लेकिन जब कोई चार्ज एक समान वेलोसिटी से ऐसे और चले एक तरफ से, हम तो चले पल दे जी छैया के घाल में, हम तो चले पल दे जी, तो कोई चार्ज एक समान वेलोसिटी से चलेगा तो सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, यानी इसका सही 5 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों सी। 5 का सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर 6 पढ़िए। कह रहा आर त्रिज्या और एन फेरे वाले किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। समझ रहे, मतलब कि हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट भर रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, सतह पर लंबवत। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू ये होती है, याद रखिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। ठीक है, और अगर एन टर्म है तो एन से गुना कर दीजिए, एन फेरा है तो किसका किसका प्रोपोर्शनल होगा देख लीजिए 6 का। तो 6 का सही आंसर मेरे ख्याल से सी हो जाएगा ना बच्चों। एक तो सी में आई का प्रोपोर्शनल है, आई का, ठीक है, और आर में 1 बाई आर का। नहीं, आर नहीं बोल सकते, देखिए आर का प्रोपोर्शनल नहीं होगा, आर का समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सिर्फ आर बोलेंगे तो सिर्फ आर नीचे है ना तो आर का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए इसी को ऐसे रख सकते हैं, एन गुना बाई 4 पाई आई और आर के जगह पर 1 बाई आर, आई बाई आर है ना तो आई है इंटू 1 बाई आर इंटू 2 पाई। देख लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड आई का भी प्रोपोर्शनल होगा और साथ साथ में 1 बाई आर का भी होगा, यानी इसका सही आंसर 6 का हमारे मेरे बच्चों हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लीजिए बच्चों, 7 नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है पढ़िए। 7 नंबर देखिए कि विद्युत धारा अगर किसी सीधे तार में बह रहा है तो नजदीक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, नियर पॉइंट पे। तो देखिए बच्चों कितना होता है वो तो मैं बता दूं, लेकिन पहले बता दूं कि इसको प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में आता है 5 नंबर में। अगर आप नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज पढ़िए, थोड़ा मेहनत करिए जहां भी क्लास कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड लॉस आप ही का है। ठीक है, आपको लॉस होगा अगर आप अच्छे से कहीं भी, देखिए आइंस्टीन से पढ़िए चाहे किन्हीं से भी पढ़िए मेरे बच्चों, अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। आप छोटा से छोटा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो क्या फायदा। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि वो दिमाग में ये डाल देते हैं ना कि मैं तो फलाना फेमस टीचर से पढ़ रहा हूं, वहां सब टॉपर बनता है, मैं भी टॉपर बनूंगा। उससे पहले तो आप अपने अंदर सोचो ना कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आपको आइडिया लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे 2 + 3 आपसे पूछेगा तो 5 बताओगे, वैसे ही कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें कॉन्फिडेंस है, तब तो आपके लिए वो टीचर फायदा हुआ। अगर नहीं कॉन्फिडेंस है तो कोई फायदा नहीं है। फिर हमारे लिए आइंस्टीन भी किसी काम के नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो वजह यही है बच्चों की पहले अपने अंदर आंकिए टीचर को देखने के पहले। चलिए बच्चों ठीक है, तो देखिए सीधा तार के कारण, सीधा तार में अगर करंट बहता है तो आर दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो उसकी फार्मूला होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। अभी 2 पाई था, इसमें इंटू 2 से है सिर्फ। ठीक है, यानी आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों सी। दूरी का व्युत्क्रम, दूरी का स्क्वायर नहीं है, देख लीजिए दूरी सिर्फ आर, छोटा सा टुकड़ा के कारण अभी निकाले थे तब आर स्क्वायर आया था, इसमें सिर्फ आर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर, किसी लंबे सीधे धारा बाई चालक के कारण, सेम क्वेश्चन है देख लीजिए, न्यूमेरिकल में बस दे दिया बच्चों। देख लीजिए कह रहा है कोई लंबा सीधा धारा बाई चालक के कारण तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी नहीं मैंने बताया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। सीधा तार के कारण नजदीक बिंदु पे यही उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला का है, यानी 2 गुना 10 का पावर -3, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7। ठीक है बच्चों, आई पूछा जा रहा, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर -2 से इंटू कर दिए मीटर में बदलने के लिए, इंटू 2। यहां से सॉल्व करके आई निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, जब सॉल्व करेंगे 8 का तो देखिएगा सही आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर, 9 का देखिए, 9 का आंसर क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो सुनिए, कोई भी चार्ज ना, क्यू चार्ज
अगर भी वेलोसिटी से और त्रिज्या यानी और रेडियस के सर्कुलर पाथ पे अगर घूमेगा तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि याद रखिए कि जब कोई भी चार्ज कहीं घूमता है ना ऐसे करके तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है बच्चों, ठीक। तो या जो क्यू चार्ज अगर भी वेलोसिटी से आर रेडियस में घूमेगा तो हो जाता है क्यू भी आर बाई 2, याद रखिएगा। बस अंतर इतना है कि यहां चार्ज क्यू के जगह पर इलेक्ट्रॉन ई दिया है तो क्यू के जगह पर ई आ जाएगा, तो ई भी आर बाई 2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ई भी आर बाई 2, ए हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर देख लीजिए 10 का। दो समांतर तार कर रहा है, तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी एक तार में इधर तो एक तार में इधर, ठीक है बच्चों, एक में ऊपर एक में नीचे। तो कह रहा है कि कैसा बल लगाएगा, यानी कहने का मतलब जो फोर्स लग रहा है ना, सॉरी पैरेलल वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो दोनों तार के बीच कैसा बल लगेगा। तो एक बात तो पहले सुनिए कि जब किसी दो तार में करंट बहा के एक दूसरे को समीप रखते हैं तो एक तार दूसरे पे बल लगाता है, इसीलिए क्योंकि जब इसमें करंट बह रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये चुंबक का काम करेगा यानी मैग्नेट का, इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो ये भी मैग्नेट का, और एक मैग्नेट दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ठीक। और फोर्स का डायरेक्शन चार्ज का उल्टा होता है, ये याद रखिएगा। चार्ज का उल्टा मतलब चार्ज में क्या होता था कि अगर सेम चार्ज प्लस प्लस हो तो एक दूसरे को विकर्षित करता था ना, और प्लस माइनस हो तो आकर्षित करता था, यही ना। तो इसका उल्टा देखिए, यहां पे देखिए अपोजिट चार्ज जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था, यहां अपोजिट करंट यानी एक ऊपर एक नीचे एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये याद रखने का तरीका है। वहीं अगर सेम करंट होता, इसमें भी इधर इसमें भी इधर, या इसमें भी नीचे दोनों नीचे, अगर सेम तरफ होता तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, विकर्षित करता है, तो सेम करंट एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो ये याद रखिएगा ये बात, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी विकर्षित करते हैं ना, हो जाएगा 10 का। अपोजिट में किधर करंट बढ़ा, अपोजिट में ना, यस। तो 10 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पूछ क्या रहा है, बी ए हो जाएगा, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। अपोजिट चार्ज, हाँ ये हो जाएगा, ठीक। अपोजिट चार्ज आकर्षित करता है और अपोजिट करंट विकर्षित करता है, उल्टा करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 11 का। तो कह रहा 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक ही होता है, अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने एक यूनिट पढ़ा होगा न्यूटन पर कूलम और एक पढ़ा होगा वोल्ट पर मीटर, तो दोनों अलग नहीं है बल्कि एक ही है। वैसे ही दोनों टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही है। 11 के बाद 12 नंबर मेरे बच्चों, करा स्थिर आवेश कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा, तो मतलब कि ड्यू टू जनरेटिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नियर स्टैटिक चार्ज, अगर कोई चार्ज रुका हुआ है ऐसे और यहां पे खूब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जाएगा तो आंसर है कि यहां पे चार्ज पे कोई बल नहीं लगेगा। क्यों सर, क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि देखिए बच्चों होता क्या है ना कि हम जानते हैं कि चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चार्ज पे फोर्स लगता है, और फोर्स का फार्मूला भी जानते हैं हम लोग, क्यू भी साइन थीटा। लेकिन फोर्स तब न लगेगा जब चार्ज में वेलोसिटी होगी भी। यहां तो चार्ज रुका हुआ है, तो चार्ज रुका हुआ है तो कितना भी मैग्नेटिक फील्ड बी क्यों ना उत्पन्न कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, तो इसे कितना भी उत्पन्न कर दीजिए ना, भी अगर 0 रहेगा तो पूरा गुना होकर 0 ना आ जाएगा, तो इस पे कोई भी बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो आवेश हमारा रुका रहेगा, ठीक है, रेस्ट में रहेगा। तो 12 का सही आंसर हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों डी। चलिए 13 का देखते हैं, 13 नंबर। 13 देखिए क्या कर रहा है, 13 में पढ़िए, कह रहा है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए, यानी कि विद्युत धारा करंट को नहीं बदलेंगे, और त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पढ़िए तो। कोई सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब कह रहा इफ विदाउट चेंजिंग करंट, बिना करंट बदले रेडियस ऑफ लूप डबल कर दिए, जो आर था 2r कर दिए, ठीक है, तब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए तो समझिए, पहले अगर मान के चलिए रेडियस r था तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये बता दिए, तब होता है 4 पाई I बाई आर इंटू 2 पाई, यही ना। अब कह रहा करंट नहीं बदले हैं, रेडियस जो r था उसको बढ़ा के 2r कर दिए, ठीक। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अब हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है बच्चों,
आई बाई आर के जगह पर 2r इंटू 2π। यानी देखिए तो पहले ये था मैग्नेटिक फील्ड, अब अंतर इतना हुआ कि एक्स्ट्रा में नीचे 2 आ गया ना, यानी आधा हो गया। देखिए ना यहां से यहां तक b हो गया, समझिए यहां से यहां तक b है ना मैग्नेटिक फील्ड भी, और बस नीचे में अब 2 से भाग पड़ गया, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा b/2, यानी सही आंसर हमारा c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देख लीजिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पर बल आघूर्ण यानी टॉर्क कितने का लगेगा। कह रहा करंट लूप पे टॉर्क कितने का लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो देखिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें कितना टॉर्क लगता था, याद है P क्रॉस E, याद करिए। जहां E था इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कहने का मतलब विद्युतीय क्षेत्र, तो E के जगह पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, देख रहे हैं। और P था मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो उसके जगह पर आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे M से दिखाते हैं। तो M क्रॉस B अब टॉर्क होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M क्रॉस B। तो 14 का सही आंसर हमारा मेरे बच्चों A हो जाएगा, ठीक है। 15 का मेरे बच्चों, चलिए 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a है, फेरों की संख्या n हो, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, समझिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है बच्चों। सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस a है, उसमें टर्न्स जो होता है फेरा उसकी संख्या n है, और करंट मेरे बच्चों I है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बताइए तो। μ0/4π, अभी मैंने बताया था। I/r के जगह पर a हो जाएगा त्रिज्या इंटू 2π, यही ना हम लोग देखे थे ये फार्मूला। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 दूना 4 कट गया, तो फिर बचा μ0I, नीचे बचा 2a, μ0I2, और n फेरा तो n से गुना कर देंगे, μ0NI/2a। तो 15 का सही आंसर हमारा a हो जाएगा। देखिए तो यही होगा ना। चलिए 16 नंबर देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस को लिख लेना है बच्चों। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति यदि v तथा r क्रमशः चाल, अच्छा v है हमारा वेग और r है बच्चों त्रिज्या, ठीक है, क्रमशः चाल एवं वृत्त की त्रिज्या होते हैं, तो कौन सा समानुपातिकता सही है ये कह रहे थे। कीजिए कह रहा है कि आपको पता होगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को फेंकते हैं परपेंडिकुलर लंबवत, तो वो वृत्त में घूमता है। अब वृत्त में घूमता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, mv/qb, देख रहे हैं mv/qb, यानी कहने का मतलब जो r है वो वेग का समानुपाती होगा v का, r जो है वो v का प्रोपोर्शनल होगा, नहीं। तो 16 का सही आंसर मेरे बच्चों हो जाएगा c। r बोलिए v का प्रोपोर्शनल या v बोलिए r का प्रोपोर्शनल समानुपाती, इसका आंसर हो जाएगा 16 का c। चलिए 17 नंबर देखिए, कुछ न्यूमेरिक, ये सब चैप्टर में ना न्यूमेरिकल वाला चीज है, तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होगा। तो ये तो याद करने का चीज है और निकालने का भी चीज खैर है। तो 17 का सही आंसर ए हो जाएगा बच्चों। नहीं पता है तो निकाल लीजिएगा, बी की वैल्यू बायो-सेवर्ट्स लॉ से निकल जाता है। बायो-सेवर्ट्स गैल्वेनोमीटर में संट का व्यवहार क्यों किया जाता है, ताकि वो नहीं टूटे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ना काफी कम करंट पे काम करता है। जैसे मान के चलिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो ये बहुत कम करंट पे काम करता है, बहुत कम करंट चाहिए। इसमें ज्यादा करंट रहेगा तो इसमें कॉइल होता है ऐसे, वो कॉइल में टूट जाएगा, तो इसमें संट लगा देते हैं। संट क्या होता है, तो काफी कम मान का रेजिस्टेंस जो इसके पैरेलल में लगा देते हैं, पैरेलल में। तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो करंट आएगा वो इधर से ना गुजर के बहुत सारा करंट इधर से गुजर जाएगा, क्योंकि एक दूसरा रास्ता मिल गया ना। तो गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा करंट नहीं जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर टूटने से बच जाएगा, समझे। यानी इसके पैरेलल में एक और काफी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस को संट बोलते हैं। ये भी पूछता है सब्जेक्टिव में कि संट क्या होता है, तो काफी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस, काफी कम वैल्यू का प्रतिरोध। और उपयोग जैसे जैसे करना होता है वैसे करते हैं। जैसे मैंने एक उपयोग बता दिया कि गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा, हाई करंट से ब्रेक होने से बचाने के लिए करते हैं, यानी इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा 18 का। 19 बच्चों, 19 देखिए क्या कह रहा है। 19 में कह रहा एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर छोड़ा जाता है, तो कण की गति क्या होगी, सरल रेखा। क्योंकि देखिए विराम से अगर छोड़ दिया गया और इधर ही की ओर विद्युतीय क्षेत्र भी है, इधर ही की ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, रेस्ट से अगर चार्ज को हम यहां छोड़ देंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ है
और वहां पे कोई चार्ज को छोड़ देंगे तो गति क्या होगा, सरल रेखा होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि अगर चार्ज को चुपचाप छोड़ देंगे तो उस पर बल नहीं लगेगा। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाएगा, बिल्कुल नहीं लगाएगा, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र तो बल लगाएगा। ये बराबर क्यू इंटू ई, पढ़े होंगे ना, बराबर क्यू इंटू। तो ये बल इस पे लगाएगा तो बल के कारण चलने लगेगा, ठीक है। और ये कभी नहीं बल लगाएगा, क्यों? क्योंकि जब बल लगाएगा ये ई, जब बल लगाएगा और आवेश चलने लगेगा तो आवेश की जो गति की दिशा होगी वो इसी के दिशा में होगी, क्योंकि ये भी इधर ही ना है, देखिए ना, बी भी इधर ही, ई भी इधर ही। चार्ज को छोड़ दीजिएगा तो चार्ज रुका हुआ है तो बी तो बल नहीं लगाएगा, क्योंकि बी तभी बल लगा था जब आवेश गति में हो, चार्ज गति में हो, मोशन में हो, ठीक। तो ये तो बल नहीं लगाएगा, लेकिन ई तो बल लगाएगा, और ई बल लगाएगा तो चार्ज चलने लगेगा। लेकिन उसके बाद भी ये बल नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों का दिशा समान हो जाएगा ना, इधर ही ना चलेगा, चलेगा इधर ही और बी भी इधर ही है। तो आप बल का फार्मूला पढ़े होंगे बी के कारण कि क्यू भी साइन थीटा, तब थीटा जीरो ना हो गया, साइन जीरो ना, क्योंकि बी भी इधर ही, भी इधर ही, तो साइन जीरो जीरो ना होता है तो अब बल जीरो होगा, इसलिए सीधा सरल रेखा में चलेगा। 19 के बाद 20 नंबर मेरे बच्चों, 20 पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धारावाहिक तार को आर त्रिज्या के वृत्ताखंड के रूप में मोड़ दिया गया, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। देखिए मैं पहले ही बताया हूं कि अगर पूरा वृत्त है तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, नहीं। और इसके पीछे का वजह भी डिटेल कोर्स में मैंने बताया है कि 2 पाई के कारण क्या होगा कि जो पूरा के पूरा ये केंद्र देख रहे हो, इस केंद्र पे पूरा ये 2 पाई कोण बनाता नहीं, कोई भी वृत्त केंद्र पे 2 पाई कोण बनाएगा। लेकिन अगर मेरे बच्चों ये पूरा नहीं है, कोई वृत्त खंड है, यानी कहने का मतलब टुकड़ा है, आर्क है, आर्क। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पूरा सर्कल में करंट नहीं भरा बल्कि कोई टुकड़ा में भरा, तब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैंने कहा था यहां चिल्लाके कि कुछ नहीं करना, 2 पाई के जगह पर एंगल थीटा बस रख दीजिएगा, बस थीटा। अब थीटा को बदल दीजिए रेडियन में, रेडियन में एंगल लेना पड़ेगा ना, तो कैसे लीजिएगा रेडियन में एंगल। रेडियन में कितना होता है आपको, पाई बाई 180 इंटू थीटा, यही ना थीटा को अगर बदलेंगे तो, ठीक है। तो पाई बाई 180 इंटू थीटा, एंगल को बदल दिए रेडियन में, थीटा डिग्री हो, नहीं लिखा है लेकिन थीटा डिग्री में होना चाहिए, लिख देना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। तो सॉल्व कर लीजिए, यहां से देख लीजिए, पाई से पाई मर गया, 18 चौ 72, 720 नीचे में, 720 आर नीचे में, या ऊपर में म्यू नॉट आई थीटा। तो इसका सही आंसर हमारा 20 का सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, कर लिए नोट, कर लीजिए नोट। देखिए ना, कुछ नहीं था, जब पूरा रहता है ना वृत्त, लूप, सर्कल, तब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ 2 पाई होता है, क्योंकि पूरा के पूरा 2 पाई बनाता है एंगल। और अगर कोई थीटा कोण बनाएगा तो 2 पाई की जगह पर थीटा होगा, बस अंतर होगा कि रेडियन में एंगल लीजिए। तो थीटा डिग्री में था तो उसको रेडियन में बदल लिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे मेरे बच्चों। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। हाँ, अपने दोस्तों को इस 70 के 70 से बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन लगा के पढ़िए। देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों। सारे क्वेश्चन को लिख करके हमको जरूर भेजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, फोड़ते रहिए, लाइफ में खूब आगे जाइए। थैंक यू।